कि यूट्यूब से पैसे कौन कौन कमा सकता है, क्यों बनाते हो, क्या इंस्पायर करता है आपको, व्हाट इंस्पायर्स यू टू मेक फेमस। ऑडियंस भी लगा लो हमारी जो देख रही है या फिर जो कोई भी लोग है वो पता लगा सके कि यार मेरी हैबिट क्या है और मैं पैशन क्या है मेरा। अर्निंग की जो एक प्लेटफॉर्म है, मतलब अर्निंग का एक क्राइटेरिया जो है, जैसे 1 लाख व्यूज़ पर मान लीजिए 10,000 रुपये मिलेंगे, तो उस टाइम शायद 10,000 व्यूज़ पे 1 लाख रुपये मिलते होंगे। शायद ऐसा हो सकता था कि कम व्यूज़ को थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते थे, बट ऐसा ज़्यादा व्यूज़ को कम पैसा मिलता। हाँ, तो वो एफर्ट्स बहुत मारते थे। किसी भी यूट्यूबर का लो ना, वो जब शुरुआत में वायरल हो रहा होता है ना, उस समय वो हर तरीके की क्रिएटिविटी दिखाता है। जब वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है ना, उसे एकदम से फेम मिलती है। एक तो ज़्यादातर यूट्यूबर के साथ हुआ, एकदम से फेम मिली है उन्हें। अब तक मैं किसी को मुंह पे गाली दे देता था, कमेंट्स में किसी को भी गाली बक देता था। अब 20 लाख में मैं किसी को गाली बक दूँ तो मेरी बैड इमेज बन एक जाएगी, तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, आपको कोई ना कोई हाँ, निकन पर किसी समुदाय के बारे में ना बोल दूँ। ठीक। और ये जियो से पहले जो कमा रहा था ना, वो कोई आसान बात नहीं थी एक्चुअली। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसे नहीं कमा सकते। हाँ, ये यूट्यूब किसी को पता नहीं था, किसी को, ठीक है ना। एक प्लस पॉइंट था, इन तरह कंपटीशन भी नहीं था। टीवीएफ और भुवन बाम की मैं बात कर रहा हूँ, इधर टैलेंट कूट कूट के भरा था। तो वो आज टैलेंट बहुत ज़्यादा। वो आज भी दिखता है। भुवन बाम ये नहीं है कि वो यूट्यूब पे आगे उसने टैलेंट दिखाया हो, उससे पहले वो उसने काफ़ी अपना शोज़ वगैरह किए हैं। 10 साल बाद मैं खुद को देखता हूँ कि मैं हर घर में मेरा आर्ट पहुँच चुका है, प्लस मैं अर्निंग मार रहा हूँ। सो हेलो वीटी ऑडियंस, वेलकम है आपका मेरे पहले पॉडकास्ट में। आज मेरे पहले पॉडकास्ट के गेस्ट हैं हितेश मेरे दोस्त भी हैं और एज अ वर्क कलीग भी कह लो, क्योंकि हम दोनों साथ में यूट्यूब पे काम करते हैं। तो पहले मिल लो इनसे, ठीक है? कैसे कैसे हो हितेश? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। अच्छा ये बताओ कि ये तुम्हारा कौन सा टाइम है, आप यहाँ पे आ रहे हो पॉडकास्ट के लिए? रात के 12:30 बज रहे हैं। हाँ, तो आप इस पॉडकास्ट में आए हो। अच्छा पहले कभी ये बताओ कि पहले कभी किसी पॉडकास्ट वगैरह में गए हो? नहीं, ये तो मेरा पहला पॉडकास्ट है। पहला पॉडकास्ट है, तो शुरू करें। हाँ जी जी। तो मेरा ना आपसे यार पहला क्वेश्चन था, एक करंट सिचुएशन आपकी क्या है, आप क्या हो? एक जॉबर हो, एक यूट्यूबर हो, एक क्या हो अभी आप अपने बारे में? गार्ड एस्टोन, ठीक है। अर्निंग मेरा सब सही चल रहा है मामला, ठीक है। अभी फिलहाल मेरा काम है मेरा आर्ट लोगों तक पहुंचाना। फिलहाल मैं 1-2 मिलियन मेरा हो रहा है। अच्छा, किस पर? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर। अच्छा, ये कब से हो रहा है वैसे? 2-3 हफ्ते। 2-3 हफ्ते? अच्छा शायद, हाँ तुमने बताई तो सी मेरे को एक्चुअली। अच्छा है, बाकी अब चलो, ये तो खैर हो गया तुम्हारा पर्सनल इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब जो है क्वेश्चंस को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे, आपके हिसाब से हितेश, आम लोगों के लिए यूट्यूब जो है इतना रेलेवेंट क्यों है? देखिए, यूट्यूब पे ये है कि पहले हम टीवी वगैरह देखते थे ना, हम एक गैप रखते थे कि हम वो नहीं बच सकते। अक्षय कुमार आ रहा है, अमिताभ बच्चन आता है, तो यहाँ पर मतलब खुद ही अपना पहले सोच के रहता था, अरे ये तो बड़े लोग हैं, हम नहीं बच सकते। यूट्यूब से क्या हुआ, यूट्यूब से हर क्रिएटर को, हम मतलब हर नॉर्मल इंसान को अंदर से एक फील आया है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी वायरल जा सकता हूँ। यूट्यूब पे जितने भी शुरुआत के क्रिएटर थे, बोल मामा, आशीष चंचलानी, ये सब वगैरह, ये सबको एकदम रिलेटेबल लगे थे। तो सबको लगा था ये आगे बढ़ सकते हो तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। सब में एक उम्मीद आ गई थी, इसलिए यूट्यूब पे लोग ज़्यादा, और टीवी से उठ के ऑडियंस यूट्यूब पे भी आ गई थी एक टाइम। अच्छा, तो अभी पूरी तरीके से ऑडियंस शिफ्ट हो चुकी है यूट्यूब पे ना? अच्छा, तो अब आपके हिसाब से ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स है जहाँ पे क्रिएटर्स अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, स्किल दिखा सकते हैं। तो कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बिना टैलेंट हो, बिना स्किल के भी सर्वाइव कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, वो यही होगा ना कि एक पीक तो मिल जाएगा, अब उसको सस्टेन करने के लिए आपके अंदर टैलेंट होना ज़रूरी है, वरना आप हिंदुस्तानी भाव की तरह एकदम ऊपर पे उठ जाएंगे, फिर बस नॉर्मल मीम मटीरियल रह जाओगे तुम। थोड़ी थोड़ी जगह आपको बुला लेंगे, बस हो गया। अच्छा, तो रेलेवेंट बनने के लिए आपके पास कोई ना कोई स्किल या टैलेंट होना चाहिए। सो स्किल या फिर टैलेंट दोनों में से किसको पहले एडमायर करते हो आप? देखिए, मैं दोनों को ही बराबर भगवान, स्किल भी और टैलेंट भी। अच्छा, इफ अ पर्सन हैज़ ओनली द टैलेंट, ही डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्किल्स, सो कैन यू बी रिलेवेंट ऑन द यूट्यूब? अब ये तो जुए जैसा है, चल गया तो चल गया।
और ना कोई नहीं। अब ऐसे बहुत से बतेरे चीज़ें दिखा दूंगा मैं कि वो स्किल दिखा रहे हैं, मतलब कोई गिटार सिखा रहा है, कोई ट्यूटोरियल दे रहा है, जैसे खान सर हैं, अलग पांडे सर हैं, ठीक है ना, ये कोई चीज़ सिखाते हैं ट्यूटोरियल वगैरह ये सब वगैरह, ये कोई टैलेंट नहीं है इनका। अगर कोई पढ़ा रहा है तो ये वो नहीं कर रहा कि टैलेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कुछ भी कर रहा है। अभी लोग पढ़ रहे हैं, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, वहाँ भी लोग ग्रो मान रहे हैं। स्किल और टैलेंट दोनों बराबर मान रहे हैं। अच्छा, एक तरीके से एक रॉ में लगा लो, है ना, कि किसी भी तरीके से कोई भी एक व्यक्ति है, कोई भी काम आदमी है। वैसे मेरे नज़रिए में जहाँ तक है, ये यूट्यूब जो है, आपने जैसे कहा कि एक इंडिपेंडेंट सोर्स है ना, तो आपके हिसाब से इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो बट कुछ लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, जैसे कि कुछ गलत से नाम लेके बात की जैसे नाम मैं भी कैसे लूँ उसका, हाँ, जैसे कि कैरी मिनाटी हो गया, ठीक है यार। देखो एज अ क्रिएटर मुझे वो ठीक लगता है, देखो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ठीक है, मुझे वो ठीक लगता है। और बट एक चीज़ उसकी ना वीडियोस में कुछ गलती है कि वो एक बड़े लेवल पे, ठीक है ना, आपको तो पता ही होगा जहाँ तक है, वो एक बहुत बड़े लेवल पे है। उसका जो नंबर्स है ना, अगर उस नंबर्स को अगर आप आंखों से देख लोगे ना कि लोगों खड़े हुए वहाँ पे, तो आप चौंक जाओगे उसकी कितने लोग वीडियोज़ देखते हैं, है ना। तो उतने लोगों को वो इंस्पायर कर रहा है, इज़ नॉट इंस्पायरिंग, लाइक उससे अगर पूछोगे तो इंस्पायर कर रहा है सब चीज़ों को, तो लोगों को इंस्पायर कर रहा है, तो वो मना ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं जो माँ बहन की गाली देने के लिए, क्योंकि वो भी माँ बहन की गाली दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं अपना रोस्टिंग चैनल स्टार्ट कर रहे हैं माँ बहन की गाली दे के, और गेम्स वगैरह की गाली दे के, गेम्स वगैरह खेलते गेम प्ले करते हैं उसके अंदर गाली वगैरह देते हैं, वो सोचते हैं कि गाली से इंक्रीज़ हो जाएंगे नंबर्स ऑफ द। तो ये मेरी नज़र में गलत है। बट आपका व्यू क्या है इसके ऊपर कि कहाँ पे लेके जाते हो, मतलब क्या है आपका इसके ऊपर कि इस तरीके से क्रिएटर्स होते हैं उन्हें इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए या फिर उनको रोक देना चाहिए, नहीं चाहिए? मैं खुद बोलूँगा इस पे थोड़ा सा। घर में भी जो हमारा नॉर्मल फॉर्मल है ना, माँ का ये सब, ठीक है ना, अभी फ़ोन तुम बच्चे को पकड़ाओ मत, और अगर पकड़ाओ तो समझा के पकड़ाओ, क्योंकि ये क्रिएटर है ना, क्रिएटर एक अंधा है, इसलिए मैं किसी एक को टारगेट नहीं मारूंगा। लोग इतने अंधे हैं कि उन्हें दिख रहा है ऑडियंस आ रही है, गाली बक दी तो उसे और गाली बकनी है कि और ज़्यादा ऑडियंस आए। अब वो ये नहीं सोच रहा कितने बच्चे बिगड़ेंगे, उसके पास एक डायलॉग है, आप अपना बच्चा संभाल लेना। जब क्या फ़ोन देखेंगे, फ़ोन हर हाथ में होता है, यूट्यूब हर हाथ में होता है, ठीक है, 18 से कम वालों के हाथ में भी होता है। क्रिएटर को अच्छे से पता होता है वो किन को बिगाड़ रहा है, उसको कवर अप करने के लिए वो चैरिटी बोलता है और कुछ सैड सैड डिप्रेशन स्टोरियाँ बनाते हैं, स्ट्रगल स्टोरी, कि मैं काम ढूंढ रहा था ये स्ट्रगल हो गया। अब मैं बोलूँगा मैं सांस ले रहा था मैं स्ट्रगल हो गया। स्ट्रगल उसे बोलेंगे जब बेड पे पड़े हो तो उठ नहीं पा रहे, जब करने लायक नहीं बचोगे, उसे स्ट्रगल बोलेंगे। आप एक कमरे में बंद थे, आपने ना पढ़ाई लिखाई ना कुछ भी की थी, तुम्हारे पास एक कमरा था, फ़ोन था, इंटरनेट था, इसे स्ट्रगल नहीं बोल सकते। एक जर्नी है, इसे एंजॉय करते हुए चलो। ये कब से स्ट्रगल हो गया भाई? ये हर कोई क्रिएटर अभी ये जो नए नए एक दिन में उठ गए हैं ना, ये अपनी स्ट्रगल स्टोरी बना रहे हैं। अपने आप से। हाँ, अपने आप से बना रहे हैं कि मैं 100 वीडियो डाली, वो हो गई। अरे 100 वीडियो डालने तुम्हारा कौन सा बुर्दा निकल गया? अब एक ऐसे क्रिएटर से देख लो जो जॉब भी जा रहा है, ठीक है, प्लस अपनी फैमिली को भी खिलाना है उसे, प्लस वो एक आर्टिस्टिक माइंड भी लेके चल रहा है। अगर वो यूट्यूब को टाइम दे रहा है, यूट्यूब से उसे पता नहीं है कि एक इनकम आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन उसे एक इनकम बाहर से लेनी है क्योंकि फैमिली की है उससे, फैमिली सस्टेन करनी है। हाँ। सो आई थिंक हाँ, ये एक स्ट्रगल स्टोरी हो सकती है। बाकी ये क्रिएट कर रहे हैं आप, वैसे ये सही बात है कि क्रिएट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो क्रिएट करते हैं दैट, अनन्या पांडे ले लो यार, उसी की तरह स्ट्रगल स्टोरी बनाते हैं अपनी। सो अगर एक नॉर्मल इंसान से पूछा जाए जो एक्चुअल में स्ट्रगल कर रहा है, रात को जॉब से आ रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, अगले दिन भी उसके कुछ काम होते हैं, वो फिर भी उस काम पे आता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल होता है, ठीक है, वो कोई ना कहीं एक पॉइंट होता है स्ट्रगल का। एक आर्टिस्ट कुछ बनना चाहता है, ठीक है, बट वो उसके पास है वो टैलेंट, बट उसकी एज आगे बढ़ रही है जस्ट बिकॉज के वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरा हुआ है। एज आना पड़े, बहुत से ये दिखा दूंगा कि 21 साल के हैं, लेकिन उनसे बात करोगे ना, उस स्ट्रगल भी इतना झेल चुके, उनका मेच्योरिटी लेवल अलग हो गया। मेच्योरिटी लेवल अलग हो गया। 28-30 साल, मतलब ये ऐसे बात करेंगे जैसे 28-30 साल हो चुके हैं।
हाँ, क्योंकि मेरे खुद अभी कुछ फ्रेंड्स हैं, अभी मैं मेरी रियल एज है अभी 19-20 है, ठीक है। सो मैं हूँ 20 ईयर का। अभी मेरा एक दोस्त है, छोटा है वो, काफ़ी छोटा है, दोस्त मत मानो, मेरे दोस्त का भाई है वो। तो मेरे साथ बैठा हुआ था वो, भी शायद एक हफ्ते पहले की बात है। तो मेरे साथ बैठा हुआ वो, उसकी एक माइंडसेट देखो उसका क्या था कहने का। वो मुझसे ये कह रहा है, अब तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा क्या हुआ, खेलने वेलने नहीं जा रहे क्या, तुम्हारे तो सारे दोस्त जा रहे हैं बाहर की साइड, तुम भी जाओ भाई खेलने के लिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बैठ के। कह रहा वो बचपन के दिन निकल गए। मैंने कहा मजाक कर रहा होगा। सो बट उससे मैंने पूछा ना, मैंने कहा तेरे कहाँ बचपन के दिन निकल गए, अभी तो तेरी एज चल रही है। वो कह रहा है नहीं भैया अब तो निकल गए बचपन के दिन, हम कहाँ, अब तो नहीं हो पाता ये सब चीज़ें। वो एक रील्स वगैरह इम्पैक्ट डाल रही हैं, एक इन्फ्लुएंसर कुछ लोग होते हैं, मतलब कि किसी तरीके से अपने आप को बड़ा दिखाना है अपनी तरीके से ना, या तो पद में दिखाना है बड़ा, या एज में दिखाना है। ये सिग्मा दिखाता है कहीं ना कहीं, सिग्मा मेल हो तुम, है ना, कि तुम बड़े हो एज में, एक्सपीरियंस में बड़े हो भैया, हम तुम्हारे बराबर हैं। ये सब कहीं ना कहीं अलग ही डायरेक्शन में निकल जाता है ना कहीं ना कहीं। सो हाँ, ये सब चीज़ें भी होती हैं, बट हम थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो गए। हम थे कि हाँ सीरियस क्वेश्चंस। सो हाँ एंड हाँ, बस यही था कि मेरे को बस थोड़े से इन्फ्लुएंसर से थोड़ी बहुत दिक्कत थी कि ये इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं ना, न्यूडिटी हो गई, सेक्सुअलिटी हो गई, एंड कुछ चीज़ें होती हैं जो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है बच्चों के ऊपर भी और यूथ के ऊपर भी। सो मैंने आपका यूज़ के ऊपर ले लिया, तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो रितेश, आपने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया, मतलब क्या ऐसा ख्याल आया मन के अंदर यार यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, चलो कूदते हैं इसके अंदर। देखो शुरुआत से ही थोड़ा सा आर्टिस्टिक चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा रुझाव था। ठीक है, बचपन में जैसे कभी पेंटर हो गए, वो एक महीने के थे, एक महीने के पेंटर हो गया, मैं डांसर हो गया, मैं अभी ये हो गया है। ठीक है, एक्टिंग में ये हुआ था जैसे 5th क्लास हो गई हमारी, एनुअल फंक्शन हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं जो बहुत तगड़ा रोल मिला था मेरे मनमोहन सिंह का, मनमोहन सिंह का। तो सफ़ेद दाढ़ी लगाई थी 5वीं क्लास में, मेरे दोस्तों ऐसा करके कुछ बोलना होता है। और उसमें मुझे कुछ बोलना ही नहीं था। और मैं जस्ट बॉडी लैंग्वेज से इतना फनी लग रहा हूँ ना, वो सीन सीरियस था और मैं वहाँ खड़ा हूँ, वो बंदे हंस रहे हैं इंसान। ठीक है, फिर हम जो भी हमारा थिएटर वाले एक सर आए, वो 2014 में थोड़ा थिएटर वेटर, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक प्ले था, हाँ वो करवाना उन्होंने, सिविल लाइन्स में था, शाह ऑडिटोरियम। हाँ, क्या शाह ऑडिटोरियम आई थिंक, ये सिविल लाइन्स में। हाँ तो वहाँ पर शो था हमारा। ठीक है, तो उसका पूरा प्रैक्टिस वगैरह हुई, सर ही मेन हीरो थे और हीरोइन थी एक। ठीक है, हम लोग जो साइड वाले लोग होते हैं ना, छिछोरापंथी ये सब वगैरह, हम वो थे वो साइड वाले। अच्छा, हमें उस हीरो से मजे लेने, उसकी सिंपैथी बनाने के लिए। अच्छा। वो बहुत गरीब से आया और हम अभी बाप के लगते हैं हम। अच्छा हम रैगिंग मार रहे हैं उस बंदे की। अच्छा। ठीक है, तो मेरे उस डायलॉग से ऐसे थे, वो थे ऐसे कि हीरो पे दया आनी चाहिए। ठीक है, अब हीरो पे दया आए ना आए, मैं जो लाइन मैंने जिस तरीके से बोली है, तो ऑडियंस हद से ज़्यादा हंस रही है उस डायलॉग। अच्छा तो वहाँ से एक संकेत मिला कि भाई साहब तो कुछ भी कर, लोग को हंसाएगा। अच्छा, तो आर्टिस्टिक वे तुम्हारा एक कॉमेडी में था। तो वो जो लोग हंस रहे थे ना, वो एक्सपेक्टेड नहीं था, ना सर को था ना किसी में भी था, लेकिन जो खींकी दांत पड़ते हुए दिख रहे थे ना, मैं क्या था, हाँ यस या आई एम सिंगिंग, कुछ हो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये था कि चलो हो गया। अब ये जो आ गया ना यूट्यूब ये सब वगैरह, मैंने ये जियो जो भी सिम वगैरह खरीदी थी, 2015 में आ गई थी ये सिम। जियो सिम खरीदी। अब 4 GB दिन का इंटरनेट दे रहे हैं। 4 GB दिन का, आई थिंक अनलिमिटेड था ब्रो उस टाइम पे। नहीं, चार्ज वो अनलिमिटेड ही बोलते थे, 4 GB होता है जैसे अभी 1 GB, बट हमें अनलिमिटेड लगता था कि हो जाएगी 4 GB के बाद। अब उसे मैं देख यूट्यूब खोला और बीबी की वाइस तेरी पूरा चार्ट दिया मैंने। अच्छा क्या था ना, सुबह बीबी की वाइस, शाम को बीबी। सो ये सॉरी इंटरप्ट, सो ये जो बीवी की वाइन्स आपने देखना स्टार्ट किया, सो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन, एक बड़ी इंस्पिरेशन आपकी शायद वहीं से ही है। मैं वही बता रहा था। ठीक है, मैंने बीबी वाइस सारा देख दिया। ठीक है, बीबी की वाइस जब मैंने सारा देखा, ठीक है, पहली बार एक एपिसोड देखा मैंने, उस टाइम हम गाली गलौज कुछ करते नहीं थे, या एडल्ट कॉमेडियाँ ये सब वगैरह कुछ देखना नहीं था जो भी है। हमने देखा और दांत फाड़े बहुत बुरी तरह। एक अट्रैक्टिव वे ये था कि वो 6 कैरेक्टर होते थे।
ठीक है, और हद से ज़्यादा रिलेटेबल होते थे जो हम स्कूल में बात कर रहे होते थे ना, ठीक है। और मुझे भी थोड़ा सा है ना वो अपनापन सा लगा कि जो मेरे में है ना, जो 6-7 आवाज़ें मैं क्लास में बनाता हूँ वही ये बना रहा है यहाँ पर। मैं अगर क्लास में कोने में बैठा अकेले सबको हंसा दे रहा हूँ, वही ये कर रहा है। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ लगी। और प्लस स्कूल में जब जाते थे तो भाई तू तो भुवन बाम जैसी जो लाइन लेके चल रहा है। अच्छा, ये कमेंट है। भुवन बाम भी बहुत पतला सा था, थोड़ा ज़्यादा ही मुझे गलत फहमी थी, मेरा चेहरा उसके जैसा है। अच्छा, नहीं एक साइड बेस लगता है, हल्का हल्का 10% लगता है, बट हाँ। तो उस टाइम पे भुवन बाम को देख के जो भी है, तो एक एक होता ना कि उम्मीद जग भी कि अब वही है ना कि फिल्मों में देखते थे तो लगता था मैं नहीं बन पाऊंगा, यूट्यूब पे देखा कि अरे भाई ये तो क्रिएट करके निकला है जस्ट, तो हम क्यों नहीं कर सकते, करो ना, बना दिया चैनल। और जो भी है मतलब अपने 4-5 पंटर जो भी है ना इंडिया उधर के 10वीं क्लास के निकाले सारे, ठीक है भाई तू आजा तू आजा तू आजा, ऐसे करके 5 जने निकाले हमने, ठीक है। एक ने आईडी बनाई, ठीक है। और पहले से ही हम सारे डिसाइड मार रहे थे कि भाई साहब अभी थोड़ा नहीं मिलेगा, अभी सीधा पैसा नहीं आएगा, अभी वीडियो डालेंगे। और जो एडिटर हमारे भाई साहब बैठे हैं ना विवा वीडियो प्रो वाले फ़ोन उस टाइम पे, ठीक है। आपने जैसे कहा कि ये जो आप भुवन बाम को देखना आपने स्टार्ट किया 2015 में, सेम आई थी ना ये वाली जियो वाली, तो आपने देखना स्टार्ट किया। तो ये किसी की रिकमेंडेशन से देखना स्टार्ट किया था ये यूट्यूब ने, या फिर खुद ही पुश कर दिया इसको फीड में, यार देख इसको? मैं खुद बता रहा हूँ, जब मेरा ये सब चल रहा था ना, ये प्ले वगैरह चल रहा था, ये बेटी बचाओ ये सब वगैरह, तो जब उनका रिहर्सल वगैरह चल रहा होता था मैं जस्ट यहाँ रोल करके बैठा हूँ तो अच्छा, कहीं और उसने देख रहे होते थे। अभी मैं ये मैं क्या है काई दिया से कुछ नहीं आता था क्योंकि मैं पर्सनली देख नहीं रहा था, वो लीड लगा के देखने वाली चीज़ थी। तो मैंने ये जीव है दस्तूर है कुछ भी है देख लेंगे। अच्छा, उस टाइम तो लोग पता नहीं क्या तिल वेल पता नहीं बहुत चीज़ें देख लेते थे कि खास जगह पर तिल हो तो लटपंती पड़ जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, ऐसे चैनल भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए थे उस टाइम पे 2015 में, कि एल ग्रो वेल ग्रो ये सब चीज़ें। ऐसी हाँ हाँ, चीज़ें देखेंगे लोग, हम लोग तरबूज देख रहे हैं उस पर कारबूज दे रहे तो मिलियन व्यूज़ है। एक सेटिस्फेक्शन वाले चैनल। मैं भी मतलब कैंपा डाल दे रहा हूँ उसमें। हाँ ये तो कितने हैं ये उस टाइम पे हो ही रहा था काफ़ी ज़्यादा, भाई बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा था। हाँ, 100 मिलियन व्यूज़। ये लोगों, इंडिया के लोगों ने 2 ही टाइम कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया था। पहला जब 2015 में मोटा भाई ने सब पे कृपा की थी, और दूसरा जब लॉकडाउन पे की थी। लॉकडाउन लगा था, कितने 1 साल का लॉकडाउन था, 1-1.5 साल का लॉकडाउन था, आगे चलो 2-2.5 साल का लॉकडाउन था। इन क्या बोलते हैं, 2 जगहों पे यूट्यूब ने काफ़ी बूम किया है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चैनल बढ़े हैं आगे, ठीक है। कुछ ऐसे ही हैं जो ऐसे चल रहा है भगवान के भरोसे, कुछ जो हैं नए क्रिएटर्स उभर के आए हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी ठीक कर रहे हैं अपनी जगह। तो दिस मुझे ये पूछना था कि जो कैरी मिनाटी है और भुवन बाम है, ठीक है, अब देखो अभी जैसे हमने बात की इसके बारे में कि कैरी मिनाटी कहीं ना कहीं एक युवा को एक मैसेज दे रहा है दैट यू कैन ऑल्सो क्रिएट समथिंग, बट उसके मैनर में स्टार्ट करने के लिए वो खुद से नहीं कह रहा मुँह से, बट वो इंस्पिरेशन मिल रही है लोगों को, है ना। बट कहीं ना कहीं ये तो भुवन बाम भी कर रहा है, तो इसमें कैरी मिनाटी में और भुवन बाम में क्या डिफरेंस हुआ कि भुवन बाम के जो हैं फैंस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं और कैरी मिनाटी के भी पॉजिटिव रहते हैं, बट उसको हेट ज़्यादा मिलता है कैरी मिनाटी को एज़ कम्पेयर टू भुवन बाम। सो ऐसा क्यों है कि कैरी मिनाटी भुवन बाम से ज़्यादा हेट ले रहा है? देखिए कोई भी कॉमेडी स्वतंत्रता तब तक स्वतंत्रता है जिसमें दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। भुवन बाम एक प्ले बनाता है, उसमें खुद ही का कैरेक्टर रखता है और उसी में रोस्टिंग कर देता है कैरेक्टर को। हाँ, ही इज रोस्टिंग हिमसेल्फ, या अपना को कर रहा है। क्या करता है वो पर्टिकुलर एक क्रिएटर को उठाता है, आमिर सिद्दीकी उठाएंगे, और ये जो कहते हैं ना परमिशन, किसी से परमिशन नहीं ली जाती थी पहले, ठीक है। किसी भी दिनचक पूजा फलाना ढिमकाना, ठीक है, सबको उठा के रोस्टिंग मारी, ठीक है, उनको डायरेक्ट गाली बकी, ठीक है। अभी तो एक डायलॉग भी निकलता है कि डिस्क्लेमर ऐसे ऐसे हेट मत देना ये सब वगैरह, उस टाइम पे कुछ नहीं होता था, ठीक है। और यहाँ पर तुम डायरेक्ट रोस्ट मार रहे हो किसी को, ठीक है। रोस्टिंग कब से करियर हो गया वो मुझे नहीं पता,
ठीक है, जिसमें तुम किसी को घात पहुंचा रहे हो गालियां देके। एक मेंटली एक प्ले में हम पहुंचाते थे जिसमें प्ले पूरा फिक्स रहता था, सामने वाले को भी पता है क्या होने वाला है। ठीक है, फिजिकल कॉमेडी ज़्यादा थी, थोड़ा गाली गलौज नहीं थी। हाँ चलता है, थोड़ा 19-20 चलता है, थोड़ा हद से ज़्यादा माँ बहन थोड़ा सा ये हल्का सा थोड़ा। और वो भी प्लस अपने आप को नहीं ना, किसी और को विदाउट हिज परमिशन और परमिशन। वो जब से वीडियो बना रहा था वो 17 साल 16 साल ये सब वगैरह, ठीक है, उस टाइम पे जो भीषण गाली है वो बक रहा था। हाँ वो शिट, उसकी पहले की वीडियोस मैंने देखी हैं, जग पूजा एंड ऑल, ये सब क्या उसके बचपन में जाओगे उतनी गंदी वो गालियाँ बक रहा था। ठीक है, अब इसकी ऑडियंस से मुझे हेट मिले या कुछ भी मिले, ये मतलब एक्सेप्ट करने वाली बात है कि हाँ वो ऑब्वियसली बात कि मन में बहुत गालियाँ बक रहा था। मैंने एक चीज़ बता, 14-15 साल का वो गाली में क्या सोचेगा, क्या मॉरल सोचेगा, अरे ये तो गाली दे नहीं, उसे तो अट्रैक्टिव लगी रही। भाई बुरी चीज़ से जल्दी लोग अट्रैक्ट होते हैं ना। अब वही है ना, ये लोग इमेज क्लीन करने के लिए मैं दान करता हूँ, मैं ये करता हूँ, बाढ़ में बंदे बहाती है उन्हें बचा लिया मैंने। अरे तुम्हारी वजह से कितने छोटे बच्चे गाली देना सीख रहे हैं। और एक चीज़ बताओ, जो बंदा 14 साल 10 साल की उम्र में पूरा गाने का एक लेवल जानता है, अब वो उसमें सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। मैं 19-20 पे गाली सीख रहा हूँ तो मेरे लिए नई चीज़ होगी, लेकिन जो 19 तक आते आते भीषण हो जाता जा रहा है ना, जो मैं 19 पे गाली सीखा था वो 10-12 साल में सीख ले रहा है। अब वो उससे डार्क लेवल पे जाएगा, वो उस लेवल पे रहेगा नहीं, वो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। हाँ ये तो खैर बिगाड़ नहीं तो यूथ का नाश कर दे वो। ठीक है, और ये मैं कोई प्रवचन नहीं मार रहा, ये सच में सच बात। हाँ देखो कुछ शायद जो हमारे व्यूअर्स है को वो भी कैरेबिनाटी को देखते होंगे, और कहीं ना कहीं अगर कोई है उनका फैन, तो यार देखो हम उनको डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहे, बस हमारी ये कहने का मतलब है वी आर ट्राइंग टू से दैट वो किसी और को रोस्ट विदाउट इस परमिशन लेता है। बल्कि अभी भी क्या है कि अभी भी शायद संदीप महेश्वरी का थोड़ा बहुत उनके साथ इंटरव्यू बोला था कि मैंने सरप्राइज देना हो ये सब वगैरह। हाँ सरप्राइज वगैरह दे रहे तो ये ना क्रिएटर ना क्या लड़ाई होगी, अब तो फिर भी डिस्क्लेमर वगैरह डाला हुआ है कि इन्हें हेट मत देना। अब फिर मिल चुका है इनको, थे। अब ये सब कुछ चल सकता है। हाँ चल सकता है, बट इनके बीच में भी संदीप महेश्वरी प्लस कैरेबिनाटी के बीच में भी कुछ ना कुछ तकरार चल रहा है अभी इस बारे में, क्योंकि वो तो है, ये तो है नहीं कि ये लोग खुल के इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे दैट वी आर फाइटिंग विद ईच अदर, बट ये कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। जब संदीप महेश्वरी ने इतने बड़े पेज पे, कम से कम 22-23 मिलियन के पेज पे ये पोस्ट करता है अगर वो कि भाई तुमने थोड़ा सा गलत किया है मेरी ऑडियंस के साथ, तो कहीं ना कहीं उसके लिए जिगरा चाहिए होता है बोलने के लिए, तो बहुत ज़्यादा बंदा ऑफेंड होगा। इस वजह से उसने काफ़ी रिस्पेक्टफुल बात करते हुए अपने पेज डाली है, तो कहीं ना कहीं ऑफेंड हुआ है बंदा वो। तो शायद ये गलत है कि सरप्राइज़ तुम्हें देना है तो उन्हीं क्रिएटर्स को क्यों दे रहे हो जिनको रोस्ट कर रहे हो, किसी और को भी तो दो। तो मेरा मानना ये है कि भाई थोड़ा सा परमिशन ले लेनी चाहिए अगर रोस्टिंग वगैरह करते हो, जो नए क्रिएटर्स उठ रहे हैं रोस्टिंग में, तो टेक परमिशन फर्स्ट। ठीक है, अगर वो परमिशन दे रहे हैं कंफर्टेबल हैं तो रोस्ट देम। ठीक है, और रोस्ट बताओ कि रोस्ट है किस तरीके का, गाली वाला है कैसा है, हाथ काट मांगो। कोई नहीं। देखिए, गाली को इतना नॉर्मल मत कर दो कि संदीप माहेश्वरी ऑफेंड हो रहा है ना, तो इट इज़ नॉर्मल, क्योंकि तुमने उसका कैरेक्टर पकड़ के गालियाँ बकी हैं। गाने को हद से ज़्यादा नॉर्मल मत कर दो, ये क्या हो गया है। अब जैसे मैं दारू पी रहा हूँ, ठीक है, अब लोगों से मैं बोलूँगा अरे अब मैं नहीं पीता, नहीं पीते, मतलब ये नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए कि भाई साहब मैं गाली नहीं देता। ठीक है, ऑफेंड हो सकता हूँ, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, अब कुछ ऑडियंस को, बच्चों को लगता है ना कि अरे इतनी गाने से मैं ये सब चढ़ गया। संदीप माहेश्वरी उसने उसकी वजह से कितने लोग मोटिवेट हुए हैं। या ये उसने आप डिप्रेशन स्टेज में जा रहा होता है, अगर वो एक वीडियो देख के या शाम को मान लो 1 सेकंड से भी मरने के ख्यालात आ रहे थे, एक वीडियो देख के उसको हल्की सी होप मिल गई, तो क्या बुरा है। तो उसका कैरेक्टर पकड़ के कुछ गालियाँ बक दे रहे और वो गालियाँ थी सही में, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी Acceptable पकड़ के कुछ भी बोल दे रहे हो, ये भी एक तरीके की हरासमेंट। प्लस उसकी जो लेगेसी है, संदीप महेश्वरी सर की जो लेगेसी है, उसको कहीं ना कहीं वो आगात कर रहा है यार, उस बहुत तगड़ी लेगेसी है। क्योंकि यार आसान चीज़ नहीं है ये कि अपने 23 मिलियन के चैनल पे डीमोनेटाइज्ड वीडियो अपलोड करनी,
जिगरे वाली बात होती है। एक गाली के साथ एक ऑडियंस भाग के आती है, लेकिन तुमने बिना गाली बके सिर्फ लोगों को मोटिवेट करके, जिसे लोग प्रवचन बोलते हैं, प्रवचन बोलते हैं। ठीक है, कि ज़्यादा बोल रहा है, अरे तू कौन है, ठीक है, ये सब करके एक पॉजिटिव माइंडसेट दे के जो उसने बनाया है, ठीक है, ये सही में ये तारीफ करने वाली बात है और ये जिगरे वाली बात जिगरे वाली बात है, क्योंकि वो तो अर्न कर सकता है ना भाई ऐसा खासा वो। है। ये लोग कब से आए हैं यूट्यूब पे? ये अभी आए हैं 2016, वो कब से कर रहे हैं वो? जब ये लोग का क्या 9 शायद थे, जब ये 9 साल के थे वो चौंका चुका था यूट्यूब पे। कोई जियो पियो नहीं आया था, कोई टीवी फोन बात कोई नहीं आया था, ये सब सारे बच्चे थे तब वो था यूट्यूब पे। तो शायद क्या पता ऐसा हुआ हो कि ये लोग भी संदीप महेश्वरी की वीडियो देख के मोटिवेट होगी यूट्यूब पे आए हैं। उसने भी देखी होगी, ये हम दिखाते नहीं है। हाँ, खैर ये तो कोई बताएगा नहीं कि कौन किसकी वीडियो देख के आया है, बट कहीं ना कहीं देखो मुझे तो पर्सनली लगता है कि हाँ यार ये चीज़ थोड़ी सी गलत है। किसी और पे कर लेता वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट संदीप महेश्वरी की लेगेसी थोड़ी सी ना अलग है, थोड़ी ज़्यादा अलग है। दोनों का फैन नहीं हूँ। ना मैं हाँ प्लस सेम मैं भी दोनों का फ़ैन नहीं हूँ, बट थोड़ी सी अलग है, फ़र्क बहुत है। सो हितेश बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन ये है कि क्या हम यूट्यूब से कमा सकते हैं? क्या ये रियल है? मतलब बिल्कुल कमा सकते हो। क्या, मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को ना शॉर्ट रखेंगे, ठीक है? बताना ज़रा कि किन किन तरीके से कमा सकते हैं। क्या हम पहले तो ये बताना कि यूट्यूब से कमा सकते हैं नहीं कमा सकते ढंग से, ठीक है? देन उसके बाद बताना कि कितने वेज हैं कमाने के, ठीक है? बस इतना बताओ, क्योंकि यूट्यूब की अर्निंग के बारे में शायद हम इतनी बात करेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि मुझे नहीं लगता शायद इतनी करनी चाहिए इस बारे में, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो बताओ। देखिए, सबसे पहली बात, आप यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं, बस 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि सब छोड़ के आप नहीं छोड़ेंगे, सब छोड़ के आप यूट्यूब नहीं करेंगे, ठीक है? रिस्की काम, फैमिली को खिलाना भी होता है, ठीक है? प्लस आप अपना स्किल दिखा सकते हैं, आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, ठीक है? टैलेंट जैसे गिटार बजाना या डांस, कोई भी आपकी टैलेंट वगैरह, ये स्किल्स हो गई है। स्किल्स में ये रह गया कि आप किसी को एक स्किल टीच कर रहे हो, ठीक है? स्किल्स जो सिखा रहे हो, ठीक है? स्किल्स में अगर पढ़ा रहे हो, कुकिंग सिखा रहे हो, स्विमिंग सिखा रहे हो, या कुछ भी सिखा रहे हो, डांस सिखा रहे हो, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, एक 5-5 या 10-10 मिनट की आप वीडियोस बनाओगे, ठीक है? आपकी एक ऑडियंस बनेगी, 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स में आप अपना मोनेटाइज करवा लोगे चैनल। जो 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स में मोनेटाइज्ड होगा चैनल। एक बार ऐड करती है, ठीक है? इसको करने के बाद ऐड यूट्यूब खुद लगा देगा, ठीक है? अच्छा, तो उससे अर्निंग आएगी आपकी, जो एड्स पे पर यूज जो एड्स आते हैं बीच में वीडियो के, उससे प्लस जो आपको ब्रांडिंग्स मिलेंगी। ऐसा तो वीडियो के स्टार्टिंग में एड्स आती हैं उनसे अर्निंग होती है। प्लस ये होता है क्रिएटर्स, कुछ लोग एक पर्सनल ऐसे ब्रांड का कुछ अपना ब्रांडिंग करते हैं, वो हो जाता है, उससे भी अर्निंग हो जाती है, अपनी मर्चेंटाइज ठीक है? एक होता है जैसे गेमर वगैरह होता है ना, ठीक है? ये लाइव आते हैं, ठीक है? लाइव में भी आप अच्छा, सुपर चैट्स वगैरह, ठीक है? सुपर चैट्स में हो जाएगा कि 100-500 जो भी देते हैं लोग, ठीक है? बाकी ये हो गया, उस जो भी ऑडियंस है उसको कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, हाँ वो फंचर ये क्या बोलता है? अपना प्रोडक्ट सेल करो, जहाँ इंस्टाग्राम पे बुला रहे हो उसे अपनी दूसरी अदर जगहों पे बुला रहे हो, अच्छा हाँ, वेबसाइट पे अपना एक अलग से, या फिर आपने एक स्कूल खोला है, आप स्टूडेंट चाहिए, आप यूट्यूब पे एक ऑडियंस बना लिया, वहाँ से स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है? और प्लस क्या नाम है आपका, ये चीज़ें हो गई बस। और सो बस यही है कि शायद 3-4 हो गए। एक एडसेंस हो गया, जहाँ से ऐड से स्टार्टिंग के वीडियो में ऐड आती है, वहाँ से अर्निंग स्टार्ट होती है। ये कॉमन सी चीज़ है, हर किसी यूट्यूबर को मिल जाती है। दूसरा शॉर्ट स्पीड हो गया, शॉर्ट से भी मिल जाते हैं लोगों को पैसे। बस शॉर्ट्स और लंबी वीडियोस में ये फ़र्क रहता है कि शॉर्ट्स में आप एक तगड़ा फ़ैन नहीं बनाते, डाई हार्ड फ़ैन नहीं बन जाते, लोग ऐसे स्क्रॉल कर देते हैं। एक 10 मिनट की वीडियो पर अगर 10 मिलियन व्यूज़ आता है तो पक्का आपके फैंस बन रहे होते हैं वो, ठीक है? प्लस ये होता है कि आपका चैनल डिलीट भी हो जाता है लेकिन आपका फेस वैल्यू बन गई। इन शॉर्ट्स में ये होता है आप डिपेंडेंट हो उस पर, चैनल बंद हो जाएगा ना तो कल को आपको हो सकता है कोई याद ना रखे। अच्छा, शॉर्ट स्पीड, एडसेंस, सुपर चैट्स जब आप लाइव आते हो, काम आप प्लस कोई पर्सनल काम हो गया, अपनी कोई क्या बोलते हैं प्रोडक्ट वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। और ब्रांड एंडोर्समेंट्स, मैंने कुछ यूट्यूबर्स को सुना है कि बताते हैं कि वो मेरा यार घर ही एक तरीके से ब्रांड एंडोर्समेंट से ही चलता है, मैं एडसेंस नहीं करता इतना ज़्यादा, एडसेंस से मेरा इतनी इनकम नहीं आती, वो उससे ही करते हैं ब्रांड एंडोर्समेंट से।
सो ये थी खैर अर्निंग के बारे में बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूट्यूब से पैसे कौन कौन कमा सकता है? कोई भी कमा सकता है, हर बंदा जिसमें हुनर, स्किल, टैलेंट कुछ भी हो वो कमा सकता है। आजकल वेले लोग भी कमा लेते हैं। हाँ मतलब एक तरीके से कि अगर कोई नया बंदा है या तो जिसको नॉलेज है यूट्यूब की या फिर नहीं है या और कोई चीज़ है, मतलब वो अर्निंग कर सकता है। ज़रूरी है कि एक यूट्यूब की नॉलेज होनी ही ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ये लोगों को पता नहीं होता कि यूट्यूब पे कमाया भी जा सकता है। उन्होंने रैंडम वीडियो डाली और वायरल हो गया। वो हिंदुस्तानी भाव क्या था जो उन्होंने कहा था चल निकल यहाँ से, वो कमाने के वे में थोड़ी कहा था। उसने किसी को अपना मैसेज दिया, उस पर व्यूज़ आ गए, कमाई हो गई। वो उन्हें भी नहीं पता था। तुम नहीं बता सकते कब कैसे वायरल हो जाओगे। अच्छा, मीन्स के मतलब कोई भी कमा सकता है इससे ना पैसे के? हाँ, कोई भी हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। अच्छा, तो आपका क्या है, मतलब कि आपने अभी तक कुछ अर्निंग वगैरह स्टार्ट की है इन सब चीज़ों से? सीधा अर्निंग पे चलेगा तुम तो मेरे यहाँ। हाँ, थोड़ा सा फ्लेक्स कर लो। हाँ, थोड़ा सा फ्लेक्स कर लो। और क्या है? चलो बोल देता हूँ मैं। एक्चुअली ये है, यूट्यूब से मैंने कुछ अर्निंग नहीं मारी कि यूट्यूब के थ्रू वीडियो बना के ऐसे आ रहा हो। बस ये यूट्यूब बनाते बनाते जो एडिटिंग में एक्सपीरियंस आ गया ना, एक्सपीरियंस बहुत हाई लेवल का आ गया है। क्योंकि ये ना, हम वीडियो डालते थे, व्यूज़ नहीं आ रहे होते थे, हमें लग रहा होता था कि एडिटिंग शायद कच्ची होगी इसलिए नहीं आ रहे होंगे, तो हम उसको पक्का करने में लग गए। तो किसी की पेड एडिटिंग कर दी, किसी का कुछ साउंड देख लिया, उन सब में ही हमारा अर्निंग हो जाती थी। अच्छा, और हितेश में हमारी ऑडियंस ये और जानना चाहती है कि कई सारी मतलब लोग होते हैं या स्टार्टर्स होते हैं, कुछ लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि यार पर 1000 व्यूज़ पे कितने पैसे मिलते हैं, या 1 लाख पे कितने पैसे मिलते हैं, 10,000 पे कितने पैसे मिलते हैं, 500 पे कितने पैसे मिलते हैं। तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग मतलब थोड़ा बहुत क्लियरफाई कर दो लोगों को, क्या होता है, क्या सीन है इसका? देखो, 10,000 20,000 कुछ भी आ जाए, दहला नहीं मिलता, ठीक है? अच्छा, 10,000 20,000 व्यू पे कुछ नहीं मिलता? नहीं। अच्छा। और क्या नाम है, बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। नॉर्मल बेसिक चीज़ तो नॉलेज हमें होनी चाहिए कि 1000 सब्सक्राइबर 3000 4000 घंटे रहना चाहिए वॉच टाइम, ठीक है? तो 10,000 कैसे भी व्यूज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुमने एक मूवी डाली है और तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर और मूवी बनाई है पूरी 2.5 घंटे की, उस पर अगर तुम्हारे 1000 व्यूज़ आ गए और 1000 लोगों ने 2.5 घंटा देखी है, तो तुम्हारा एक वो सही बढ़ गया, कम से कम 2-2.5 हज़ार घंटे बन गए आराम से, है ना? अच्छा। तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, अच्छा। ठीक है? व्यूज़ पे बिल्कुल डिपेंड करेगा और लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। अच्छा अच्छा, मतलब एक लेंथ पे डिपेंड करती है अर्निंग भी, है ना? बिल्कुल। और ये शॉर्ट्स वगैरह से क्या अर्निंग वगैरह कर लेते हैं भाई? शॉर्ट्स पे मिनिमम 10 मिलियन चाहिए होता है वेरिफिकेशन करवाने के लिए, वेरिफिकेशन का? उसके बाद अर्निंग हो पाएगी। अच्छा, मीन्स मान लो कि किसी का वेरीफाइड है चैनल, अच्छा खासा है, आप चलो 1 लाख ले लो और सब्सक्राइबर्स उसके, और शॉर्ट्स पे अच्छे खासे व्यूज़ जाते हैं 5 to 7 मिलियन, एक एवरेज व्यू 5 to 7 मिलियन है, तो कमा सकता है वो कुछ? क्या कमा रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल सही। अब आपके पास ऑडियंस है तो बिल्कुल आपके पास ब्रांडिंग आएंगी, ब्रांडिंग से ही अर्निंग कर पाओगे। ब्रांडिंग? हाँ, ये है 7-8 मिलियन जो शॉर्ट्स पे आते थे वो किसी लंबी वीडियो पे आ जाते तो आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते थे। अच्छा, उससे फैन बेस भी आपका अच्छा बनता। उतने ही व्यू अगर लॉन्ग वीडियो पे आते तो ज़्यादा अर्निंग होती? अच्छा शायद, हाँ ये भी एक ऑडियंस रिटेंशन होता है ना, कि ज़्यादा ऑडियंस कितने इस पे आ रही है। वो शॉर्ट्स तो आजकल हर कोई देख लेता है इसको सही करके। को क्या लगता है कि मतलब आपका जो कंटेंट है वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? मतलब एक देखिए, शुरुआत से मैं बताऊं ये यूँ नहीं पहुंचा है। मतलब पहुंचना आपको आ गया ना, मतलब हाँ। सामने क्या है? हम जो भी ट्रेंड उस टाइम चल रहा था, देखिए 2016-17 इस टाइम जब भुवन बाम ये सब एक पीक पर पहुंचे थे, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, कॉमन चीज़ ये थी, ये गालियां रखते थे। आप बिना लीड के उन वीडियोस को नहीं देख सकते थे। और ये मैं कोई गलत बात भी नहीं बोलूँगा, लोगों को गाली सुनना पसंद था इसलिए सुनते थे वो। मैं गाली यूज़ नहीं करता था, मैं गाली से थोड़ा सा हमेशा शुरुआत से दूर भागा हूँ। हम कॉमेडी कैसे भी वे में करते थे, फिजिकल कॉमेडी कर देंगे लेकिन हम गालियाँ कम यूज़ करते थे। अच्छा। प्लस हमारा स्कूल वगैरह पढ़ाई वगैरह सब रहता था, तो ऐसा हो गया कंसिस्टेंटी, मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे थे हम, क्योंकि एक हफ्ते में वीडियो आ गई, कभी 1 महीने का गैप हो गया। और उस टाइम ये रहता था ना, छोटी उम्र के थे, एक वीडियो आई ज़्यादा से ज़्यादा 600 हज़ार चली गई,
कोई भी नल्ला सा बंदा आता था, वो किसी अच्छे यूट्यूबर को दिखाता था कि ये देखिए अच्छी एडिटिंग करता है ये सब वगैरह। अरे भाई वो मिलियन में तो अच्छी एडिटिंग करेगा ही। वो हमें सिखाते कि वो ये दिखाने की कोशिश करते थे कि अच्छी एडिटिंग करता है इसलिए उसको व्यूज़ आते हैं। ही हैज़ टूल्स, उसके पास पैसा है, हाँ मतलब ठीक है। कर और सकता है आपको। जबकि उल्टा हुआ है कि उनके पहले व्यूज़ आ गए हैं, उसके बाद इन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है। अच्छा तो मेरा क्या था, मैं इम्प्रूवमेंट करने में लग गया था अच्छा। कि शॉर्ट फिल्म कैसे लिखते हैं, स्क्रीन प्ले राइटिंग कैसे करते हैं, कोई भी इंटरेस्ट का राय, कोई भी स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे कोई भी फिल्म देख रहा होता था, उसमें क्या स्क्रीन प्ले चल रहा है सब दिमाग में आ जाता था। और बना बना के थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया इसको। तो अच्छा, मतलब कि एक बेसिक चीज़ ले लेते हैं कि आप वल्गैरिटी से दूर थे उस टाइम पर। बिल्कुल। तो वल्गैरिटी तो देखो आज भी आपकी वीडियोस में इतनी नहीं मिलती है, बट एक जो बेसिक चीज़ हो गई, आजकल के लोग गाली देते हैं, दिल्ली में तो यार कॉमन है, ठीक है। अब हम दिल्ली के लोगों के लिए बना रहे हैं मोस्टली के, इसलिए फिर शायद कहीं ना कहीं हमें भी गाली थोड़ी बहुत यूज़ करनी पड़ती है, बट हम इतना यूज़ नहीं करते हैं, जैसे हम साथ में काम करते हैं। तो ये देखा है मैंने, ये प्लस पॉइंट भी कह लो, नेगेटिव पॉइंट भी कह लो, बट जैसे कि आपके केस में है कि आपका कंटेंट तो ठीक है, आपकी शॉर्ट फिल्म्स अच्छी हैं, ठीक है, किसी भी एक रैंडम बंदे को दिखाओ तो वो एक रुक के देखेगा, ठीक है, वो शायद कुछ सीन रिपीट करके देख ले। क्योंकि हमेशा से ऐसा हुआ है, जो शॉर्ट फिल्म में डालता हूँ उसमें सही में कुछ सीन ऐसे होते हैं जो रिपीट करके देखते हैं, और बंदे ये सोच रहे होते हैं कि ये बिना बजट के उसने ये सीन दिमाग में सोचा है और बना भी लिया है। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, मैंने आपके साथ शायद एक शॉर्ट फिल्म में काम किया था। वो शॉर्ट फिल्म आई थिंक, कौन सी शॉर्ट फिल्म थी जो लास्ट में आपने एक गोली मारने वाला सीन था, आपने नहीं, गोली मारने वाला सीन नहीं था एक्चुअली, शायद रमन और मैं आपस में मिलके, मतलब मैं बोलता हूँ रमन को जाके कि रमन भाई बच गया तो ठीक है टेक इट शॉर्ट। हाँ टेक इट, हाँ शायद मुझे याद आ गया। तो वो जो लास्ट में एक अपीयरेंस था ना उस लड़की का, लास्ट में वो अपीयरेंस, मैंने बस सही बताऊँ ना, वो जो एक चीज़ थी ना, मेरे को नहीं पता वो कहाँ से तुम्हारी वीडियो के अंदर आई, मैं इसको बहुत पहले से बताने की कोशिश कर रहा था, शायद मैंने आपको बताई भी होगी बीच में। वो जो अपीयरेंस थी ना उस लड़की की, नहीं कि मैं बताता हूँ वो स्क्रीन प्ले लिखते वक्त क्या इमेजिनेशन रही थी मेरी, कि शॉर्ट फिल्म जब ख़त्म होने आ रही हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस टूट चुका हो, और ऑडियंस को लगे अब क्या ही सस्पेंस दिखाएगा वो, उसमें भी वहाँ सस्पेंस खुले थे, और एंड में ऐसी जगह शॉर्ट फिल्म छोड़ी थी जहाँ ऑडियंस को शॉर्ट फिल्म से प्यार हो गया था सारे सस्पेंस देख के। अच्छा फिर वो जो 20 सेकंड थे उस लड़के के, वो काफ़ी सारी कहानियाँ बता रहे थे उस सीन में, अच्छा एक फ्लैशबैक बता रहा था वो। अब वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता, जो नेक्स्ट स्टोरी लिखी है जो है, वो कभी बजट बनेगा तो हम शूट करेंगे उसे भी, ठीक है। तो वो जो आधी अधूरी कहानी काफ़ी ज़्यादा कुछ बोलती है वो। जब लोगों को प्यार हो गया तो लोगों को थोड़ा जागने की उत्सुकता जगी कि आगे होगा क्या। ये भी शायद हुआ था, मेरे को भी हुआ था, मैंने 3-4 बार रिपीट, 3-4 बार तो यार बहुत कम है, मैंने बहुत बार रिपीट करके देखा था, वो सीन काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बाकी शायद होपफुली आपके कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा आगे विषय, ठीक है। तो अब चलो आगे चलते थोड़ा, है ना। इस जब आपको यूट्यूब से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अब 6 साल से आप अभी भी वीडियोस बनाते हो, क्यों बनाते हो, क्या इंस्पायर करता है आपको, व्हाट इंस्पायर्स यू टू मेक द वीडियोस? सच बताऊं तो यूट्यूब में करियर देख के आया नहीं था। हमारा ये रहता था, स्कूल में मैं थोड़ा चुपचाप शांत रहता था शुरुआत में। ऐसे देखो ये है ना, मैं कुछ सोच के नहीं आया था कि इस पे अर्निंग बहुत तगड़ी मारूंगा, ठीक है। ये बस मुझे अपना एक तरीके से मेंटल हेल्थ मेरी सही रहती थी इसका देख के, कि मैं वीडियो बनाता था तो एक मुझे होप रहती थी कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं किसी को दिखाई दूंगा। और ये था घर में कोई टैलेंट वाले, मतलब टैलेंट को कोई सपोर्ट, ये एक्टिंग वगैरह को तो कोई सपोर्ट करने वाला था नहीं। तो हम कितना ज़्यादा ऑडिशन दे देंगे, कितना ही सपोर्ट मिलेगा ऑडिशन के लिए, उसके लिए धक्के खाने पड़ते हैं, बजट चाहिए होता रहने के लिए भी। छोटी उम्र में हमें ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, और स्कूल भी चल रहा था, प्लस मेरे पास जरिया ही यही था, मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन था, ठीक है, उसमें कैमरा था बस, और उसमें जो भी है मैं उसी में बना के खुद को इम्प्रूव कर रहा था। अच्छा, दूसरों को भी देख रहा था, मैं अर्निंग के उससे आया ही नहीं था, बस ये कि अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। चलो ये तो बात हुई कि आपकी उस टाइम पे आप जब वीडियोस बनाते थे 2017 में, हाँ, तो
15 में 16 में 17 में 16 में 15, 16, 17। 15 16 17 लगा लो। चलो स्टार्टिंग फेज में तो एक एक्साइटमेंट, एक इंथुजियास्टिक पर्सन होता है, वो सोचता है कि यार चलो ठीक है, आज नहीं तो कल बन जाऊँगा मैं, ठीक है। बट यार आपको 7 साल हो चुके हैं, ठीक है, और आज क्या इंस्पायर करता है आपको कि यार आज मैं वीडियो बनाता हूँ कि क्या पता निकल जाए, क्या हो पे या फिर कुछ और चीज़ है? नहीं, बात ये हुई है, यूट्यूब पे मैं मस्ती करता हुआ आ गया था, लेकिन उसने मुझे काफ़ी मेहनत सिखा दी है। मस्ती मस्ती में हर बार एक होप आ जाती थी अगली वीडियो के लिए, और एडिटिंग कर करके स्किल्स आ गई। नई स्किल सीखने का मन करता था, क्योंकि वहाँ दिखाएंगे हम नई स्किल, जैसे गिटार या अदर कोई एक्टिविटी हो गई, कंपोजिशन ये सब वगैरह, स्क्रीन पर राइटिंग, सब कुछ हो गया। वो खुद को, अब ये है ना, मैं स्किल क्यों इम्प्रूव करूँ जब कोई देख ही नहीं पाएगा। इसके ज़रिए मैं किसी को दिखा सकता हूँ, तो इसलिए मुझे मन करता था कि नई से नई चीज़ें सीखूं। इस चैनल के बनने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्किल्स मुझे मिली हैं, और उनसे मुझे अर्निंग होती थी। स्किल्स लाइक सिंगिंग हो गया। सिंगिंग मेरा क्या नाम है, कुछ जगह परफॉर्म किया है मैंने, शाह ऑडिटोरियम हो गया, सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम हो गया, इन जगह सॉन्ग्स लॉन्च होते हैं, ठीक है, इन जगह परफॉर्म किया है मैंने। और एक क्लब था, वहाँ भी परफॉर्मेंस होती थी, हमारा वीकेंड में परफॉर्मेंस होती थी, सैटरडे संडे। 2019 तक वहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस हुई है। अच्छा, एक सिंगिंग हो गई और सिंगिंग और गिटार हो गया। गिटार। अच्छा, सो आपके हिसाब से हितेश, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड हैबिट? हैबिट कैसे बताओ, ये आदत तुम्हारी जो है ना, नॉर्मल तुमने दिनचर्या में कुछ आदतें तुम्हें पड़ी हुई हैं, ठीक है, तुम्हें खुद को नहीं पता, लेकिन कुछ आदतें हैं जो तुम्हें पड़ी हुई हैं। कई बार होता है हम नींद में गए और ब्रश करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके लिए तुम, ये नहीं है कि तुम कोई मोटिवेशन ले रहे हो, पैशनेट, तुम किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हो, मतलब कल रात से तुम ये सोच रहे हो कि मैं अगले दिन ये करूँगा, उसका कुछ टारगेट बनाते हो, ठीक है, या कुछ लॉन्ग टर्म गोल लेते हो, उसको थोड़ा सा डिवाइड करते हो कि थोड़ा थोड़ा करके वहाँ तक पहुँचना है, या पैशनेट अपना दिखा रहे हैं आप उसको, है ना, एफर्ट्स मार रहे हैं उस पर, एफर्ट्स मारने हैं, बिल्कुल। और कई बार ये होता है कि एफर्ट्स मारते रहते हैं ना, तो वो पैशन में भी हैबिट्स आ जाती है, कुछ अच्छे काम करने की हैबिट हो जाती है। सो देखो हितेश, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता तो हो कि मेरे को करना क्या है, मैं किस चीज़ में परफेक्ट हूँ। मेरा ही एग्जांपल है, मैं खुद अभी कंफ्यूज था 1 से 2 साल पहले कि मेरे को इंटरेस्ट था कि एज अ मैकेनिक मुझे इंटरेस्ट था कि नॉट टू, मतलब मैं रिपेयर नहीं करता था, कि जैसे कि ये नहीं कि मैं कूलर रिपेयर कर दूंगा, एसी रिपेयर कर दूंगा, बट मुझे जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे मोबाइल हो गए लोगों की, वो सब रिपेयर करता था मैं 1 से 2 साल पहले, ठीक है। बट मेरे को बीच में एक अलग आग लगी कि मेरे को एक्टिंग करनी है, कि यार मैं कर सकता हूँ, मुझे अंदर बिलीव है कि मेरे को एक्टिंग करनी है। तो मेरे को इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, मेरे को 1 साल से 2 साल लग गए कि मेरा पैशन क्या है और मेरी हैबिट क्या है। मेरी हैबिट है मैकेनिक, मैं एज अ मैकेनिक भी हूँ, मैंने खुद अपनी इंस्टा के बायो में भी ये मिल कर रखा है कि मैं लिटिल मैकेनिक हूँ, ठीक है। तो मैं छोटी मोटी चीज़ अपने रिपेयर कर लेता हूँ, बट वो उसके बिना एक तरीके से लगा लो कि हफ्ते भर में मुझे एक चीज़ ऐसी करनी है रिपेयर, तो मुझे सेटिस्फैक्शन हो जाती है। बट एक अगर सोचता हूँ कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, तो ऐसा लगता है कि सांस नहीं आएगी मेरे को, ऐसा लगता है। तो अब मुझे जाकर डिफरेंस पता लगा है, तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या तरीका है जो ऑडियंस में लगा लो हमारी जो देख रही है, या फिर जो कोई भी लोग है, वो पता लगा सके कि यार मेरी हैबिट क्या है और मैं पैशन क्या है मेरा। देखिए, कुछ चीज़ों में ना हो सके डिवाइड कर लो, थोड़ी सी समझदारी दिखाना इसमें, ठीक है। ऐसा कौन सा वर्क है जो आप फ्री में भी कर दोगे, जिस वर्क को सिर्फ करने में आपका डोपामीन रिलीज होता है, सिर्फ करने में आप फ्री में भी कर सकते हो, लगातार कर सकते हो बिना बोर हुए। जैसे 7 घंटे में अगर गिटार बजा रहा हूँ, लोगों को 1 घंटे में दर्द हो जाता है, उंगलियां फटने लगती हैं, लेकिन मैं 7 घंटे भी बजाऊं, मेरी उंगलियों में दर्द भी हो ना, फिर भी मेरा मन करता है और कर लो, ठीक है, और फ्री में। मैं किसी के लिए पैसे में तो कर नहीं रहा। सो ये आपका पैशन हुआ, ठीक है। और अगर आप, कुछ चीज़ ये है कि आपको बस थोड़ी सी अट्रैक्ट की है, अभी आपने थोड़ी सी मिठाई खा ली, आपको बहुत अच्छी लगी, अब बार बार खाओगे, आपका खुद मन उब जाएगा उसमें से, हैबिट। ठीक है। हैबिट में ये होता है, आप कर तो लोगे,
जैसे आप निकल तो पड़ोगे कि नौकरी करनी है करनी है करनी है, जब पूरा दिन वहाँ निकल जाएगा तो आपका इंटरेस्ट जो हटने लगेगा बीच में, कमर दर्द होगी, कुर्सी पे बैठे हो, ठीक है, मन कर रहा है बाहर जाने का। अभी मैं गिटार लेके 7 घंटा बैठा हूँ ना, कमर में दर्द भी करे कोई बात नहीं, लेकिन ऑफिस में मुझे करना है, मुझे पता है मैं कमाई के लिए खुद के मन से आया हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है वो हैबिट है जस्ट, ठीक है, मुझे हैबिट बनानी पड़ रही है, हैबिट बनानी पड़ती है। पैशनेट ये होता है तुम खुद फोर्स करते हो अपने आप को, हैबिट आप ज़बरदस्ती बना रहे होते हो। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इट? आपके हिसाब से एक डेफिनेशन बताओ मेरे को, एक लाइन में बताओ कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज़ पैशन और व्हाट इज़ हैबिट, एक डेफिनेशन के हिसाब से आप बताओ। देखिए, अनकंडीशनली आप जिसे करें वो आपका पैशन हो गया, अनकंडीशनली जिसको कंडीशनली करें वो आपकी हैबिट रहेगी। तो हितेश, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपको क्या लगता है आप यूट्यूब पे कभी ग्रो करोगे? ये तो मैं जिसे कहता है ना, ऐसे लिख के दे देता, एक पर्चा पकड़ा दूंगा, ठीक है, स्क्रीन पे भी छाप देना, ठीक है, कि ग्रो होऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैं वो हूँ, मैं हाथ पैर फड़फड़ाता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो आपने एक लाइन मारी है ना कि यूट्यूब पे ग्रो करोगे, मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा आर्ट लोगों तक पहुँचना चाहिए, यूट्यूब सिर्फ एक प्रोसेस में आता है, यूट्यूब इज़ ओनली प्रोसेस। और सा यूट्यूब के थ्रू चला जाए, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू चला जाए, या डायरेक्ट किसी ने रिपोर्टर बन जाऊँ मैं तब आर्ट चला जाए, या किसी टीवी चैनल के थ्रू चला जाए, चाहे फिल्मों में आके चला जाए, बस मेरा आर्ट लोगों तक पहुंच जाए और उससे मैं अर्न कर दूँ। अच्छा, मतलब डेफिनेट हो आप, बिल्कुल हाँ, स्ट्रेट लाइन मतलब बोल। हाँ, दैट्स गुड। अगला क्वेश्चन है हितेश मेरा आपसे, आजकल के मोस्टली क्रिएटर्स हैं वो यूट्यूब पर करियर क्यों नहीं बना पा रहे हैं? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? देखिए, अभी सडन है ना यूट्यूब में चेंज आ गया है, लॉन्ग टर्म वीडियोस जो बना करती थी शिद्दत से, वो अब उतना शिद्दत से नहीं बन रही, सिर्फ इंसान कंट्रोवर्सी ढूंढ रहा है, आर्ट नहीं ढूंढ रहा कि कुछ जोक्स लिखूंगा ये सब वगैरह, कंट्रोवर्सी ढूंढ रहा है। प्लस अभी शॉर्ट टर्म कंटेंट आ गया है, शॉर्ट्स आ गए हैं, है ना, कुछ तो लोग इसी में कंफ्यूज हैं क्या डालूं क्या नहीं डालूं। अभी सब ने अपने चैनल की खिचड़ी बनाई हुई है, जो लोग लॉन्ग डाला करते थे वही शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं, लॉन्ग भी डाल रहे हैं, और कोई शॉर्ट्स वाला है तो शॉर्ट्स हदें पार कर जा रहा है शॉर्ट्स डालने की, दिन में 4 10 डाल रहे हैं, लाइक ऑडियंस ही इरिटेट हो जाए, ठीक है। तो अभी जो सडन चेंज आया है इस वजह से बंदे डिसाइड नहीं कर पा रहे करना क्या है वो। एक मेजर चेंज आपके हिसाब से यूट्यूब पर क्या है? मेजर चेंज ये है, पहले ऑडियंस कम थी, कम लोग यूट्यूब को जानते थे। आपके हिसाब से यूट्यूब कौन सी ईयर में बूम किया है? यूट्यूब किस साल में बूम हुआ है? जियो क्या देंगे पे बात, 2016 ले सकते हैं। हाँ, 16 से वो बूम ही हो रहा है, ऐसे ऊपर ही ग्राफ जा रहा है वो। बट कुछ क्रिएटर्स हैं जो 16 से पहले भी बनाते थे। 16 से पहले बनाते थे, उनके नॉर्मल व्यूज़ रहते थे 1 लाख 4 लाख 3 लाख, उसी में वो, उस टाइम कोई क्रिएटर नहीं था ना, तो अलग से चमका करते थे। अब हर लाइन में कंपटीशन हुआ है, टेक वाले आपको 100 मिल जाएंगे, व्लॉग्स वाले 100 मिल जाएंगे, 100 तो मैं कम बोल रहा हूँ, ठीक है, कॉमेडी वाले, वाइन्स वाले, बीबी की वाइन्स लिखोगे ना, बीबी हटा दो, AK वाइन्स लिखोगे कोई दूसरा आ जाएगा, BK वाइन्स लिखोगे कुछ और आ जाएगा, HH वाइन्स लिखोगे कुछ और आ जाएगा, कुछ भी लिख लो, कोई भी अल्फ़ाबेट वाइन्स करके डाल दो, चैनल आ जाएगा। मतलब एक चैनल बनाना इतना आसान हो गया यूट्यूब पे आज के लिए। हाँ, कि जैसे फेसबुक की आईडी बनानी होती थी उस टाइम पे। सो हितेश, आपकी नज़र पे कोई ऐसा यूट्यूबर है जो, या फिर यूट्यूब चैनल है जो जियो से पहले भी सर्वाइव कर रहा हो? जियो से पहले सर्वाइव करता था, BB की वाइन्स करता था सर्वाइव, TVF करता था सर्वाइव, ये 2 चैनल थे, क्योंकि TVF आई थिंक 2012 से सर्वाइव मार रहा है वो, उसकी बहुत सारी क्लिप व्हाट्सएप पे वायरल होती थी, कुछ केजरीवाल ये सब मिमिक्री वगैरह करते थे, RJ वगैरह उसमें बनाते थे, ठीक है, तो ये उस टाइम व्हाट्सएप पे भी वायरल हो के आता था लोगों के फ़ोन पे, इसलिए मैं TVF और भुवन बाम तो बोलूँगा ही, वो तो एक क्रिएटर है, वो आम आदमी था, वो उस टाइम पे वायरल हुआ है जिस टाइम पे जियो वगैरह कुछ भी था नहीं। सो आपके हिसाब से जो क्रिएटर्स जियो से पहले थे
उनकी पोटेंशियल उस टाइम पे कितनी होगी, जो इंटरनेट ना होने के बावजूद भी, एक लिमिटेड एक्सेस होने के बावजूद भी वो व्यूज़ गेन कर रहे थे और उससे अर्न कर रहे थे। वो चीज़ हम भी मानते हैं कि यूट्यूब में चेंजेस आए हैं कि एक अर्निंग की जो एक प्लेटफॉर्म है, मतलब अर्निंग का एक क्राइटेरिया जो है, जैसे 1 लाख व्यूज़ पर मान लीजिए 10,000 रुपये मिलेंगे, तो उस टाइम शायद 10,000 व्यूज़ पे 1 लाख रुपये मिलते होंगे शायद। नहीं, 10,000 व्यूज़ पे नहीं मिलते थे। मीन्स एक कहने का तरीका है मेरा कि ऐसा हो सकता था कि कम व्यूज़ पे थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते थे, बट ऐसा ज़्यादा व्यूज़ पे कम पैसे मिलते हैं। तो उस टाइम पे ये लोग सर्वाइव कर रहे थे। तो आपका क्या लगता है कि ऐसा क्या लगता है आपको कि भुवन बाम है या फिर कोई भी ऐसा क्रिएटर है जो अपनी नज़र में जो उससे पहले था, तो उनकी उस टाइम की पोटेंशियल और आज की पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, आपको क्या लगता है? उस टाइम ये जो नया नया उन्होंने प्लेटफॉर्म पकड़ा था ना, तो वो एफर्ट्स बहुत मारते थे। किसी भी यूट्यूबर का लो ना, वो जब शुरुआत में वायरल हो रहा होता है ना, उस समय वो हर तरीके की क्रिएटिविटी दिखाता है। जब वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है ना, उसे एकदम से फेम मिलती है। एक तो ज़्यादातर यूट्यूबर के साथ हुआ, एकदम से फेम मिली है उन्हें, ठीक है। अब एकदम से किसी को फेम मिलती है, अब जैसे मान लो मुझे 20-20 लाख लोग देखते हैं, तो मेरा कंटेंट ऐसा होना चाहिए 20 लाख वाला। अब तक मैं किसी को मुंह पे गाली दे देता था, कमेंट्स में किसी को भी गाली बक देता था। अब 20 लाख में मैं किसी को गाली बक दूँ तो मेरी बैड इमेज बन एक जाए, तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, आपको कोई ना कोई मैं किसी समुदाय के बारे में ना बोल दूँ, ठीक है। तो इनको जब एक फेम मिल जाता है, एक सडन एक इनकम भी आना शुरू हो जाती है, तो ये थोड़े से स्टेबल महसूस करते हैं, एक कंफर्ट जोन में आते हैं। वहाँ इनका थोड़ा दिखता है कि एनर्जी थोड़ी सी लो हो रही है। बट मेरी नज़र में ये लोग असली धुरंधर है यूट्यूब के आए थे कि जो यार लॉकडाउन से पहले, सॉरी ये जियो से पहले जो कमा रहा था ना, वो कोई आसान बात नहीं थी एक्चुअली। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसे नहीं कमा सकते। हाँ, ये यूट्यूब किसी को पता नहीं था, किसी को, ठीक है ना। एक प्लस पॉइंट था, इन तरह कंपटीशन भी नहीं था, ठीक है। प्लस ये जो लोग आए थे, टीवीएफ और भुवन बाम की मैं बात कर रहा हूँ, इधर टैलेंट कूट कूट के भरा था। तो वो आज टैलेंट बहुत ज़्यादा, वो आज भी दिखता है। भुवन बाम ये नहीं है कि वो यूट्यूब पे आगे उसने टैलेंट दिखाया हो, उससे पहले वो उसने काफ़ी अपना शोज़ वगैरह किए हैं, वो दिखाया उसने वहाँ पर। टीवीएफ ये थिएटर के लोग थे, इन्होंने प्रोडक्शन हाउस मिल के अपना खोला है, और उस टाइम पे खोलना मतलब बड़ी बात होती है। और कई सारे लोग रहते हैं थिएटर के, तो थोड़ा सलाह मशवरा भी होता है, तो इसलिए कि यूट्यूब उनके लिए एक अच्छा तरीका बन गया था, अच्छा सोर्स बन गया। आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हो? 10 साल बाद मैं खुद को देखता हूँ कि मैं हर घर में मेरा आर्ट पहुँच चुका है, प्लस मैं अर्निंग मार रहा हूँ अच्छी खासी दबा के। मतलब इतनी अर्निंग कि मैं किसी का भी इलाज कहीं भी करा लूँ, जहाँ मन करे वहाँ बैठ के खा लूँ, ठीक है। प्लस जो घर वाले हैं उनका भी हेल्थ का सेम, कि वो जहाँ बैठे मन जाए वहाँ चले, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। बस अब ये नहीं बोलूँगा मैं अंबानी हो जाऊँगा, लेकिन इतना है, मैं मेरे बेसिक सब कुछ फुलफिल हो जाएंगे सारे। अच्छा, आपको कितना चाहिए? बहुत ज़्यादा या अरे कुछ भी दे दो, हम तो जैसे कहते हैं ना, 50 लाख से तो ऊपर ही रहना चाहिए महीने का। अच्छा, ये नहीं एक बढ़िया चीज़ है, सोचने के लिए सोचा जा सकता है इसके बारे में। क्योंकि कुछ लोग होते हैं यार, जो मैंने देखे हैं कि उनको बस ये बोल दो कि यार मेरे को बस खाने की रोटी मिल जाए महीने भर, और इतना हो जाए कि मैं इधर से उधर ट्रैवल कर पाऊँ, बस मुझे बस कुछ नहीं चाहिए। खाने की रोटी नहीं, मतलब मेरा एक ऐसा बिजनेस चल रहा हो, ठीक है, जहाँ लोगों को एम्प्लॉयड मिल रही हो। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, हमारी तरफ से बस इतना ही था। और थैंक यू सो मच आपका यहाँ पे आने के लिए। यार ऐसे चेहरा मत बनाया करो, हंसी आ जाती है। और मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। थोड़े से बाल फूट रहे हैं यार बाहर में। थोड़ा सा लो बजट है। क्या कहना चाहोगे? कुछ है? 18 प्लस हो जाएगा फिर कंटेंट। चलो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। मैं आपसे पर्सनल एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर आके कैसा लगा मुझे ये बताइए, एक प्योर ओपिनियन दीजिए। देखो मैं खुद बोलूँ, आप जो स्पेशल फील हो रहा है, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा आपको, अगर जो भी बुरा लगा और जो भी अच्छा लगा तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है, बट प्योर ओपिनियन थी।
देखो मुझे काफ़ी स्पेशल फील हो रहा है, क्योंकि मेरे बारे में आप पूछ रहे हैं, जो भी है जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, जो मेहनत की थी हमें कुछ तो फल मिला है हमें, कि हम किसी को बता पा रहे हैं। ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस लगता नहीं है कि आपकी बातें और भी लोगों तक पहुँचेंगी, शायद आपसे और भी लोग इंस्पायर होंगे कि यार आपकी सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी जो बहुत प्यारी है, ठीक है, जो मैंने एनालाइज की है। कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं लोग, भले ही आपके पास अभी नंबर्स नहीं है बट आपके पास कंसिस्टेंसी है, ठीक है। जिसके पास नंबर्स है उसके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो बेकार है वो, क्यों है। आपके पास कंसिस्टेंसी है तो चलोगे, ठीक। बाकी नंबर्स तो खेल है, आने आने वाला वो ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी का हमारे लोग भी आपसे इंस्पायर होते रहेंगे। कुछ मेरी पीटी ऑडियंस को बोलना चाहोगे? मैं बता दूँ कि मैं पीटी ऑडियंस आप लोगों को बोलता हूँ, मैंने आप लोगों को नाम रखा है, ठीक है। और पीटी ऑडियंस का मतलब है प्रिंस टॉक्स ऑडियंस, ठीक है। आप लोगों का नाम रखा है, आप लोग कमेंट करना कि किस तरह कैसा लगा आपको नाम ये। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप मेरी पीटी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे या क्या बोलना चाहोगे? देखो, पहला मैसेज तो मैं दे रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, वरना ये पीटी ऑडियंस होंगे नहीं, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको उस ऑडियंस में शामिल होना है, ठीक है। प्लस ये है कि भाई साहब ने मुझे प्रमोट किया है, कल को ये मिलियन दिलियन चले गए तो फिर हम अंडररेटेड रह जाएंगे। अभी पहले पॉडकास्ट में तो मुझे बुला लिया, हाँ ना। थैंक यू सो मच, आपकी बातें सच हो जाए और आपको भी नंबर्स मिले, हमें भी नंबर्स मिले और प्लस रिस्पेक्ट मिले। सो यही था हमारा पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच हितेश, थैंक यू।